साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर और निदेशक शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, एक बार पुनः आपके साथ ये चर्चा परिचर्चाओं की जो श्रृंखला हमने पिछले कई दिनों से आरंभ की है, उसी क्रम में बुद्धि नामक एक व्यापक इकाई जो स्नातकोत्तर शिक्षा पाठ्यक्रम की एक प्रमुख इकाई है, उसकी चर्चा की श्रृंखला में मैं एक बार पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। पिछली चर्चा में हमने बुद्धि क्या है, बुद्धि के संप्रत्यय को समझने की कोशिश की थी। बुद्धि किस प्रकार से 4 योग्यताओं के द्वारा संचालित होती है, जैसा कि फ्रीमैन ने अपने अनुसंधान से बताया था, और वेस्टलर की व्यापक परिभाषा को हमने समझकर इस बुद्धि के संप्रत्यय को बड़ा विस्तृत ढंग से समझने का प्रयास किया था। उसी श्रृंखला के क्रम में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं, उस परिभाषा को अगर हम विश्लेषण करें, गहराई से उसका चिंतन करें और देखें, तो इससे बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि की प्रकृति निकल कर आती है। तो बुद्धि की प्रकृति क्या है और उसी के आधार पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने जो अनुसंधान किए हैं, उसमें से बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, उसकी भी बात हम यहाँ आज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं बुद्धि की प्रकृति क्या है। बुद्धि की प्रकृति की हम बात करें तो यहाँ पर पहली जो प्रकृति या विशेषता कहें, बुद्धि जन्मजात होती है। चर्चा में हमने कई बार इसकी बात करी है। बुद्धि जन्मजात होती है, लेकिन उसका विकास वातावरण के साथ होता है। ठीक है, अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 2, बुद्धि की दृष्टि से वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर मनुष्य, दुनिया में जो भी यहाँ पर इस सृष्टि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, एक ही परिवार में माता पिता, बालक, संतान, उसका पुत्र पुत्री, दादा दादी, दुनिया में एक परिवार की बात करो, समाज की बात करो, हर व्यक्ति अपने आप में बुद्धि की दृष्टि से अपनी अपनी विशेषताएं लिए हुए होता है। आप तुलना नहीं कर सकते, समानता नहीं ढूंढ सकते। इसलिए बुद्धि की दृष्टि से वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। तीसरी विशेषता, बुद्धि मनुष्य को समायोजन में सहायक होती है। दुनिया में उसको जहां कहीं भी अगर अपने आप को स्थापित करना है, उस वातावरण परिस्थिति को समझकर उसके अनुरूप ढालने की क्षमता अगर किसी मनुष्य ने अर्जित नहीं की, तो समझ लीजिए उसके पास वहां पर मनुष्य के रूप में स्थापित करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। और कितना सौभाग्य मनुष्य का है, सृष्टि की कितनी अनमोल रचना ये मनुष्य है, जिसको ईश्वर ने बुद्धि नाम का एक अपूर्व शक्ति उसको दी है, और उस बुद्धि में वो समायोजन की क्षमता दी है। वो समायोजन की क्षमता उसको बुद्धि के भीतर मिली हुई है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। चौथी, लिंग की दृष्टि से कोई अंतर नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्राचीन काल में कई बार किसी विषय विशेष की प्रवृत्ति को देखकर कह देते थे कि लड़कियां इन विषयों को नहीं पढ़ सकती, लड़के ही इन विषयों को पढ़ सकते हैं। ये एक इनका प्रेजुडाइज था, एक पूर्वाग्रह था। ऐसा नहीं है। आज तक किसी प्रकार का कोई अनुसंधान यह सिद्ध नहीं कर सका कि लिंग की दृष्टि से बुद्धि में कोई अंतर होता है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि एक पुरुष की बुद्धि महिला से अधिक होती है या महिला की बुद्धि पुरुष से अधिक होती है। लिंग का कोई प्रभाव, जेंडर का कोई प्रभाव बुद्धि पर नहीं पड़ता, वो अपने अपने हिसाब से कार्य करती है। पांचवी विशेषता और महत्वपूर्ण, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। दुनिया में जो भी नॉलेज उसको गेन करना है, और बिना नॉलेज गेन किए तो वो कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो जो ज्ञान उसको प्राप्त करना है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। बिना बुद्धि के वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताओं की बिंदुवार हमने चर्चा क्यों की? क्योंकि एक बालक को समझने में, क्यों हमारा दायित्व एक शिक्षक के रूप में क्या बनता है, हम बालक के विकास में सहायक हैं।
हम बालक की अभिवृद्धि और विकास को अपनी आँखों से देखते हैं और उसको हम बड़ा करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हमें ये जानना होगा, चूँकि हमें तो पता है ना कि बुद्धि का विकास वातावरण के साथ होता है, तो अगर हम उत्तम वातावरण देने में सहायक सिद्ध हो सके, तो उस बालक को एक उत्तम नागरिक बनाने में मददगार सिद्ध होंगे। इसलिए बुद्धि की इस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमें बालक के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसी उद्देश्य से हमने यहाँ पर ये चर्चा की है। अब मनोवैज्ञानिकों ने और गहनता से अनुसंधान किए और गहनता से अनुसंधान करके हर मनोवैज्ञानिक ने जिस काल, परिस्थिति और जो भी उनके पास न्यायादर्श था, न्यायादर्श यानी कि मानव जाति पर उन्होंने अनुसंधान किए, उन अनुसंधानों के आधार पर जो अपने परिणाम दिए, उन परिणामों के आधार पर हर मनोवैज्ञानिक का द्वारा दिए गए सिद्धांत की हम यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत, और इसको बुद्धि का प्राचीनतम सिद्धांत कहते हैं, एक कारक सिद्धांत, यूनिटरी प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस। एक कारक सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, बुद्धि के जनक भी कहा जाता है। सबसे पहले बुद्धि नामक शब्द के ऊपर व्यापक अनुसंधान करने का काम अल्फ्रेड बिने ने किया। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि शरीर का एक केंद्रीय भाग है, सेंट्रली फोकस, और इसके इर्द गिर्द सारी मानसिक क्रियाओं का संचालन होता है। तो कल्पना कीजिए ये केंद्रीय भाग न होता तो मनुष्य सारी मानसिक क्रियाएं कैसे करता। तो अल्फ्रेड बिने अपने सिद्धांत में कहते हैं बुद्धि शरीर का एक केंद्रीय भाग है जिसके द्वारा मानसिक क्रियाओं का संचालन होता है, और इसी विचार के आधार पर रॉस ने बुद्धि को जन्मजात कहा। टर्मन, स्टर्न, मेरिल इत्यादि मनोवैज्ञानिक इनके सहायक रहे। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। एक तरह से कहते हैं इन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है, कई बार पूछते हैं ना साहब, एक कारक सिद्धांत सबसे पहले आया, प्राचीनतम सिद्धांत था, लेकिन आगे बढ़कर लोगों ने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया? तो आगे बढ़कर लोगों ने इसे स्वीकार इसलिए नहीं किया कि ये मनोवैज्ञानिक यह उत्तर नहीं दे सके कि बुद्धि की दृष्टि से वैयक्तिक भिन्नताएं क्यों होती हैं। अरे भाई, आप कह रहे हो कि यह केंद्रीय भाग है, तो जैसे शरीर के सब अन्य अंग हैं, अन्य अंग जैसे आंखें अपना काम कर रही हैं, तो दुनिया में हर मनुष्य के आंखें, दो आंखें हैं, इनके पास भी दो आंखें हैं, वो अपनी देखने का काम करती हैं, पैर चलने का काम करते हैं। तो अगर ये एक शरीर का अंग है और केंद्रीय भाग है, तो सभी मनुष्य में समान रूप से काम करना चाहिए। तो ये वैयक्तिक भिन्नताएं क्यों होती हैं, इस प्रश्न का उत्तर दुनिया के सामने ये मनोवैज्ञानिक प्रस्तुत नहीं कर सके, और धीरे धीरे यह सिद्धांत भी लुप्त होता चला गया, और उसके बाद एक नया सिद्धांत आया, द्विकारक सिद्धांत। पहले सिद्धांत जो पढ़ा हमने एक कारक सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है वो द्विकारक, द्वि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो। स्पेयरमैन नाम के मनोवैज्ञानिक ने अपने इस सिद्धांत में दो कारकों की भूमिका बताई। स्पेयरमैन कहते हैं बुद्धि के अंतर्गत दो कारक हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। आपने देखा होगा GS, ये दो सिंबॉलिक वर्ड यूज किए गए हैं, G जनरल और S स्पेसिफिक। तो बुद्धि के अंतर्गत दो कारक बताए गए हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। जनरल और स्पेसिफिक दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। आगे समझते। सामान्य कारक, यह मनुष्य की वह योग्यता है जिससे वह अपनी सामान्य मानसिक क्रियाओं को संचालित करता है। यह प्रत्येक मनुष्य में उसकी अंतर्दृष्टि के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से पहचानी जाती है। जी, ये तो दुनिया में जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी मनुष्य के रूप में यहां पर इस सृष्टि में जन्म लिया है, जी फैक्टर तो उसके पास होगा ही होगा। अगर नहीं है तो उसको मनुष्य के रूप में कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक इंसान जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और जिसको हम पागल कहते हैं, उस पागल के पास क्या नहीं है? उस जी तो नहीं है। वह जी कारक होता तो क्या हम उसको पागल समझकर धुतकार सकते थे? क्या हम उसकी उल्हाना कर सकते थे? नहीं कर सकते। उसके पास शरीर तो है, लेकिन उस बुद्धि को विकसित होने का वातावरण नहीं मिला,
इसलिए उसके भीतर जो जी फैक्टर था वो जी फैक्टर काम न कर सका। इसलिए ये जी फैक्टर तो दुनिया में हर मनुष्य के पास, एक्सेप्शन जो पागल की हम बात कर रहे हैं उस एक्सेप्शन को देखें तो सबके पास जी फैक्टर होगा और वो जी फैक्टर से वो अपने आप को आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हो सकेगा। इसलिए ये एक सामान्य बुद्धि है। तो सामान्य बुद्धि क्या करती है? सामान्य बुद्धि व्यक्ति में सामाजिक कौशल विकसित करके उन्हें व्यवहार कुशल बनाती है। ठीक है, ये सामान्य बुद्धि उसके पास है और सामान्य बुद्धि का उपयोग करता है। मनुष्य कहाँ जन्म लिया है? समाज में जन्म लिया है, और समाज में जन्म लिया है तो उसको अनुक्रिया किनके साथ करनी है? समाज के लोगों के साथ करनी है। इसलिए वो इस सामान्य बुद्धि की सहायता से उन सामाजिक कौशलों को विकसित करता है और व्यवहार कुशल बनने का प्रयास करता है। दोस्तों, आगे एक सामाजिक बुद्धि की बात हम करेंगे। वह सामाजिक बुद्धि भी एक प्रकार से ये सामान्य कारक की वजह से ही विकसित होती है। दूसरा कारक, स्पेयरमैन कहते हैं 2 कारक हैं, एक सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक। एस, स्पेशल, यह मनुष्य की वह योग्यता है जो उसमें विशिष्ट मानसिक कार्य करने की अभूतपूर्व क्षमता देती है, जिससे मनुष्य की एक प्रतिभा बनती है और वह मनुष्य उसी प्रतिभा से, उसी प्रतिमा से जाना जाता है। आपके पास, मेरे पास, इनके पास, उनके पास, सबके पास ये एस है। ईश्वर ने जी भी दिया है, एस भी दिया है, लेकिन चंद लोगों में वो एस उभर कर आता है। हमारे पास वो एस उभर कर नहीं आया तो हम उस रूप में जाने नहीं जाते हैं। जिनके पास एस है वो उभर कर आता है और वो अभ्यास के द्वारा विकसित होता है। दोस्तों, आपने कई ऐसे उदाहरण दुनिया में देखे होंगे। टीवी पर आप कार्यक्रम देखते हैं, आपने एक छोटा सा बच्चा किसी प्रस्तुति में देखा होगा और ऐसे अनेक उदाहरण आपने समाचार पत्रों में भी पढ़े होंगे कि एक बालक है, उसके सामने बड़ी से बड़ी संख्याएं रख दी और 10 बड़ी संख्याएं एक साथ बोली गई और लोग सामने कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। वो कैलकुलेटर वाले भी उसका जोड़ न बता सके और वो बालक 10वीं संख्या आपने बोली और 10वीं संख्या बोलते ही उसका जोड़ बोल देता है। वह क्या है? वो एस है। 272, 345, 52, 0.2, 0.3, 0.3568, आप संख्या बोलते जाओ, सामने कैलकुलेटर वाला तो बटन ही ढूंढता रहेगा। बच्चा संख्या अपनी स्मृति में लेता चला जाता है। 10वीं संख्या समाप्त हो पर 10 संख्याओं का जोड़ बोल देता है। ये क्या है? ये जादू नहीं है, ये उसकी बुद्धि में वो विशिष्ट तत्व है। इस विशिष्ट तत्व को उसने अपने अथक प्रयासों के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से उतना विकसित कर दिया कि आज हमें वो अजूबा लगता है, हमें अचंभित करता है। वो एस तत्व, वो विशिष्ट कारक। इसलिए दोस्तों, उस व्यक्ति का आप नाम भूल जाएंगे लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य को आप कभी नहीं बोल पाएंगे। हाँ हाँ, ऐसा मैंने एक मनुष्य देखा था जो ऐसा ऐसा करता था। ऐसे लोग मिलते हैं, आप एक लाइन बोल दीजिए, पूरी 10 शब्दों की एक लाइन बोल दीजिए, 10वें शब्द से उल्टा चलेंगे और पहले शब्द पे आ जाएंगे। ये अचंभा नहीं है तो क्या है? हम सामान्य लोग इसे अचंभा कहते हैं। नहीं, ये उसकी बुद्धि के भीतर एस तत्व है, वो विशिष्ट तत्व है, वो विशिष्ट कारक है। इसलिए स्पेयरमैन कहते हैं बुद्धि के भीतर 2 प्रकार के तत्व हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। इन दोनों कारकों की अपनी अपनी भूमिका होती है। जिसके भीतर जो तत्व जितना ज्यादा व्यापक विकसित हो गया, मनुष्य उसी रूप में जाना जाएगा, और जिसके भीतर विशिष्ट तत्व अधिक मात्रा में है वो उसी नाम से जाना जाता है। यह हमने यहाँ जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा में हमने यह समझने की कोशिश की कि बुद्धि की जितनी भी परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित की हैं, उन परिभाषाओं में सब में अपने अपनी एक नई बात उन्होंने कही है और उसके आधार पर क्या बुद्धि की विशेषताएं इन्फर्ड होकर निकलती हैं और जिसको हम बुद्धि की प्रकृति के रूप में जानते हैं, उस बुद्धि की प्रकृति को हमने समझने की कोशिश की। और फिर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसंधानों के माध्यम से जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उसमें 2 सिद्धांतों की चर्चा हमने आज की, जिसमें सबसे पहला प्राचीनतम सिद्धांत बुद्धि का, जिसे एक कारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उस एक कारक सिद्धांत की हमने यहाँ चर्चा की, जिसके प्रवर्तक अल्फ्रेड बीने थे। और उसके बाद दूसरा सिद्धांत हमने स्पेयरमैन ने जो प्रतिपादित किया है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक दोनों कारकों से मिलकर, जिसको द्विकारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उसकी चर्चा की। सामान्य कारक को समझा,
विशिष्ट कारक क्यों विशिष्ट कारक कहा जाता है और किस रूप में मनुष्य में कार्य करता है, उसकी भी हमने चर्चा की। और निश्चित रूप से कक्ष में जो बालक हमें मिल रहा है, उन बालकों में से अनेक प्रकार के बालक हमको इन योग्यताओं से युक्त मिलते हैं और उन बालकों को समझकर उसी के अनुरूप उनको वातावरण देने में आज की चर्चा महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसी अपेक्षा के साथ एक बार पुनः धन्यवाद।